सबसे पहले आप सभी का आज के कंप्लीट पैनल में कंप्लीट डिस्कशन में स्वागत है। प्लीज हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेंगे। थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे था मुझे ऐसा लग रहा था सुबह के 4 बज रहे, अब लग रहा है 4 से थोड़ा सा आगे तो हो गया है। भक्तजन एकदम श्रद्धा में लीन होते जा रहे हैं, अब सुबह के 5 बज गए हैं। प्लीज इतनी, हाँ जी बिल्कुल भिजवा दीजिए माइक। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट डिस्कशन हम आपसे भी सवालात करने वाले हैं। आप भी अपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं एस्टीम्ड पैनल से। सबसे पहले अजय सर, मैं आपसे आपकी जर्नी की बात करूंगा बिकॉज मुझे आपकी जर्नी बहुत क्लोजली पता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगी किस तरीके से आपने एसएमई में काम किया है सर। बीएससी के, बाय द वे सर, बीएससी का नाम सुना है सबने? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ही इज द गाय। अगर आपको पता है कि किस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एसएमई आईपीओ इवॉल्व करे हैं, एसएमई का मार्केट इवॉल्व किया है, उस कंप्लीट थॉट के पीछे काफी इंपॉर्टेंट रोल था सर का। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां है ना बनती है। सर आपकी जर्नी के थ्रू ली जाइएगा और अब आज आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा और ये कैसे चेंज हुआ है। मेरी कैरियर जो थी, मेरी कैरियर 94 में शुरू हुई थी और 96 में मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया। 2010 में मुझे एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और उस समय मैं जितने लोगों से मिला सब ने मुझे एक ही बात कहा कि ये एसएमई प्लेटफॉर्म कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और उसका एक कारण भी था कि उससे पहले करीब 7-8 साल पहले OTCI की शुरुआत हुई थी और OTCI बुरी तरह से फेल हो गई थी। तो वो बैगेज के साथ आपको एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करनी थी और उस समय कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ना नहीं चाहता था, चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो या प्रोमोटर हो या इन्वेस्टर। तीनों वर्ग के लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए एसएमई प्लेटफॉर्म बनाना जो था वो काफ़ी मुश्किल का काम था। लेकिन बीएससी कटिबद्ध थी। हमने सोचा कि हमें एसएमई प्लेटफॉर्म को बनाना है क्योंकि हमें इस देश को एक इकोसिस्टम देना है जिसमें जो लघु और मध्यम वर्ग की कंपनियां हैं, जो इंडिया के इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, उसे जब तक हम सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक हम इक्विटेबल ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा देखा जा रहा था कि लघु और मध्यम उद्योग जो है सिर्फ कर्ज लेकर के अपना बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उसमें बुरी तरह विफल हो रही है। तो इसलिए हमने ये एसएमई प्लेटफॉर्म बनाया। करीब 40-42 हज़ार एसएमई प्रोमोटर से हम मिले, तब जाके ये एसएमई प्लेटफॉर्म बना। आज यहाँ पे करीब 1200 कंपनियाँ लिस्टेड है और टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये 1200 कंपनियों की जो टोटल वैल्यू है आज के दिन में 4.5 लाख करोड़ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यही हमने किया और मैं कहता हूँ कि ये अकेला मेरा काम नहीं था, इसमें सेबी का इन्वॉल्वमेंट था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो मेन रेगुलेटर है, बीएससी की इन्वॉल्वमेंट थी, एनएससी की इन्वॉल्वमेंट थी और सब ने एक टीम की तरह इस देश को परिवर्तित करने का प्रयास किया। और जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, जिसका रास्ता जो है लघु और मध्यम उद्योग की तरफ से जाता है, तो हम उनके हाथ को सशक्त करने के लिए हम इसमें प्रयासरत रहे और एसएमई प्लेटफॉर्म बनाया और आज इतना बड़ा बना। 2024 में मैंने बीएससी को अलविदा कहा। हालांकि हमारे पास 5 साल और था वहाँ पे काम करने का, लेकिन मैं चाहता था इस इकोसिस्टम में और अंदर घुस के हम काम कर सके। एज ए रेगुलेटर हम जो नहीं कर पा रहे थे उससे भी आगे बढ़ के हम इसमें काम करें और इसलिए हमने एक एसएमई फंड बनाया है जो 200 करोड़ का फंड है। और इसके अलावा हम एसएमई प्रमोटर्स जो भी आते हैं उनको भी हम एडवाइस करते रहते हैं। तो हमें इकोसिस्टम को जितना बड़ा बनाना है उतना बनाने के लिए जो भी हमें प्रयास करना पड़ेगा वो हम प्रयास करते रहेंगे। यही इंटरेस्टिंग सर, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बीएससी में आप सोच के देखिएगा कि छोटी कंपनी को लिस्ट कराने की बात करना और वो थॉट प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होगा आज से 15 साल पहले। आज तो हम लोग मानते हैं कि यार बीएससी कंपनीज आती है, बट 15 साल पहले वो काफी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट सर, विजेंद्र सर के पास मैं लेके जाऊंगा। आप में से कितने लोगों के पास यूट्यूब या फेसबुक है फोन में? रहता छोड़ दो, आप में से कितने लोगों के पास फोन है ना? जिसके पास भी फोन है सर, उन्होंने आपको देखा है सर। सर हमारे साथ है, सर के लिए एक बार जोरदार वेलकम होना चाहिए। नो सर, एक सेकेंड दादा, माइक का देखिए ना प्लीज। सर ना, मेरा सर आज के दिन कोई भी आपकी फील्ड से लेने देना दूर दूर तक नहीं है सर, बट जब आपके मॉक इंटरव्यूज आते हैं, जब इंटरव्यू सेशंस आते हैं जिसमें आप उसमें बातचीत करते हैं,
इतना सादगी दिखती है ना सर, इतना मजा आता है कि हम उसको बिना स्किप करे देख ही नहीं पाते कि भाई स्किप करके हम आगे चले जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता सर। सर तो थैंक यू सो मच सर, आपने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है एंड थैंक यू फॉर एडिंग वैल्यू इन आवर लाइफ। वेल थैंक यू आनंद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सेइंग इट। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीज़ें इसी प्रोसेस से मैंने भी सीखी हैं, जिस प्रोसेस में पिछले 20-22 सालों में कैंडिडेट सामने आके बैठे हैं और उनसे बातचीत हुई है। हम कम लोगों को समझ में आता है कि दरअसल हम एज टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स से कितना कुछ सीखते हैं। इट इज़ द सेम जर्नी। सर तो इस जर्नी में एक क्वेश्चन है आपके लिए, पिछले 5 साल में आपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज देखा है क्या, और आने वाले 5 साल में आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेल देयर आर मैनी चेंजेस। एक तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जिसमें चूंकि एआई आता है, तो एआई के आने की वजह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के चारों कंपोनेंट्स होते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट 4 कंपोनेंट्स इन टीचिंग लर्निंग। वन इज टीचर, द स्टूडेंट एंड द कंटेंट एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर टीचेस जॉन इंग्लिश एज पेडागोजी जो कहा जाए। और सच्चाई है कि पिछले 5 सालों में और आने वाले 5 सालों में इन सभी फैक्टर्स में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एआई जो है और टेक्नोलॉजी जो है वो बड़े पैमाने पर इसे इम्पैक्ट कर रही है। सेकेंड, देयर इज अ very rapid blurring between a public funded education and the private equity thing, private education, which again is causing lot of stress in the sense that जो public funded education के weak होने से जो सबसे बड़ा डर लगता है वो ये लगता है कि जो गरीब है, जिसके पास resources नहीं हैं, वह उसका exclusion होगा एजुकेशन से। I just hope कि technology is able to bridge that, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्लेम टू बी ब्रिजिंग इट, बट आई एम नॉट श्योर दैट इट इज डूइंग टू द एक्सटेंट इट शुड। सो मुझे ये 2 मेजर एरियाज दिखाई देते हैं। पहला कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना एजुकेशन में, जिसकी वजह से तमाम प्रोसेसेस बदल रहे हैं। और दूसरा यह है कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन पर जितना स्ट्रेस इतने बड़े देश को देना चाहिए, शायद उससे कम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वंचित वर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको एजुकेशन उस पैमाने पर नहीं मिल पा रही है, वो विमेन, मतलब जेंडर का इशू है, सोशल कैटेगरीज का इशू है, क्लास का इशू है, उन लोगों को शायद और ज़्यादा एक्सक्लूजन सहना पड़ सकता है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। इंटरेस्टिंग। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने आपके मैम जब बायो देखी ना, उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी देख के, आर्किटेक्ट फॉर चेंज। क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? और मैंने जब आपका बायो पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस चीज़ से स्टार्ट करूं। आपने इतना कुछ लाइफ में किया हुआ है, सो आई वुड फर्स्टली वांट कि आप शॉर्ट में अपनी लाइफ जर्नी सबके साथ शेयर करें, और आप नेक्स्ट कौन से चेंज की तरफ देख रहे हैं या जा रहे हैं उसको भी शेयर करें। देखिए, माइक भी तब तक आवाज नहीं देगा जब तक आपकी तालियों की आवाज नहीं आएगी। एक बार वेलकम के लिए तालियां हो जानी चाहिए। जैसे ही आपकी तालियों की आवाज मैम तक पहुंच जाएगी, अब माइक भी आवाज प्रॉपर्ली करेगा। Thank you so much. Namaskar. I am Dr. Rumana Sinha Sehgal. And first of all, congratulations to Invincible. Thank you, Ajay and Sagar, for having me and this illustrious panel here. A brief about my journey. It has been an incredible 25 years in the IT, ITS, manufacturing, across sector experience. And I'm privileged to be currently mentoring T-Hub, which is the world's largest innovation hub. I'm also a mentor of change with Atal Innovation Mission with Niti Aayog and Government of India. So my journey has been always in parallels, you know. It has always been moving from one sector to another sector while contributing to the fullest. That is why the change. About being an architect, I think I was just been fortunate to have been conferred with the Karamveer Chakra by the UN and I-Congo. And more than an architect, I think I am a contributor, right? Like every single individual in our country. However big or small, I think we are all nation builders. And I think this platform speaks for itself with the collective experience of over, I think all of us have seen over 4 decades in our age span. And collective experience over 10 decades here that you find. मैम, सो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कौन सा बड़ा इनोवेशन देख रहे हैं, कौन सी फील्ड में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है?
Well, I think I would agree on that with what Ajay had shared earlier during the time of his book launch, and he definitely highlighted on one segment where he spoke of AI and Meta. I do see that, and I see an integration happening across, especially in the education sector. You know, we have already AI as one of the subjects which has been included, and with the NEP coming in place, NEP 2020, there is a huge intervention that we see across the curriculum, whether it is CBSE or we're talking about IB or we're talking about Cambridge. So AI intervention, yes, and how do we actually use technology in the current space in education? Using VR, it's another forte that I'm working on. I think it's a beautiful platform, Invincible, and an area, I think we have art, music, culture, literature, everything. All together in technology is what we're going to see ahead. इंटरेस्टिंग। विजेंद्र सर, जब हम बात कर रहे हैं ना फ्यूचर की, आगे वाली एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, आगे के आइडिया काम कर सकते हैं उसमें बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया में आज भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स को देखते हैं, जिस सेगमेंट को आप काफ़ी क्लोजली देखते हैं, वहाँ पे सेटबैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन सर? क्या सेटबैक्स की वजह से जो हम बुरे केसेस सुन रहे थे इंडिया में, सुसाइड्स के केसेस सुन रहे थे, क्या उसमें अभी कुछ कमी हुई है? या फिर अगर एक आदमी है जिसने अपने 3 साल 4 साल 5-5 साल लगा दिया एक चीज़ के पीछे, एक एम्बिशन के पीछे, अब उस एम्बिशन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो अब क्या किया जाए? उसको मेंटर कैसे किया जाए? थैंक यू अनिल फॉर रेजिंग इट। ये बात एकदम सच है कि सरकारी नौकरियों को लेकर जो एक तरह की भेड़चाल हमारे पूरे देश में दिखाई देती है, उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज ट्रू दैट वी आर 140 करोड़ नेशन, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो कभी भी इतनी नहीं होगी कि हर युवा को केवल वही सपना दिखाया जाए। तो हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से द एंटायर इकोसिस्टम हैज इमर्ज्ड, जो कि बिल्कुल स्कूल लेवल से शुरू करता है और उसके बाद विद्यार्थियों के ग्रेजुएट हो जाने के बाद तक काम करता रहता है, जो उसके मन में कुछ ऐसे सपने बोने की कोशिश करता है जो एसेंशियली उसके सपने हैं या नहीं कह नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वो सपने उसको रील्स देखकर, वीडियोस देखकर, शॉर्ट्स देखकर उसके मन में आए। मतलब हम लोगों को दोष दिया जा सकता है इस बात का कि अब तो लगातार जब हमारी शक्लें देखते हैं तो अब कोई गलतफहमी होती है कि आप भी एक IAS बनना चाहते हैं, जबकि IAS का कोई भी सरकारी नौकरी मात्र एक नौकरी, लेकिन देयर इज ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ दीज जॉब्स। इसका परिणाम ये होता है कि मैथमेटिक्स तो बदलेगा नहीं। मैथमेटिक्स साफ साफ ये कह रहा है कि अगर आप 10 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ओनली 800 गोना मेक इट, ओनली 150 गोना मेक इट टू IAS, आउट ऑफ विच ओनली 75 विल बी द वंस जिन्होंने जो पहले से सर्विस में नहीं है। तो अगर 10 लाख में से केवल 75 लोग ही सफल होने वाले हैं, जिसे हम सफल कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वी आर अ नेशन जो कि जिसका यूथ लगातार अपने आप को असफल मानेगा, क्योंकि उसका जो सपना दिया गया था वो सपना वो पूरा नहीं कर पाएगा। वी नीड टू हैव डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स, वी नीड टू हैव डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो ये रहा है कि आप गिनती के 2, 4, 5 सपनों के बूते इस देश के तमाम युवाओं को एक पर्टिकुलर तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, जिसका परिणाम अंततः ये होता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड लॉट जो है हमें युवाओं में दिखाई देता है, which is very unfair, unfair to them, unfair to nation. We need to have diversity of dreams. We need to do less glorification of government jobs, because at the end of the day it is just a job which is giving you 75,000 to 1 lakh rupees per month, which is good, but it's not really something astronomical, right? So we need to do a reality check whether we can actually continue with this kind of overnight dream for you. अगर सब तरह के सपने, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हो, कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, तब शायद ये देश और इकोनॉमी से सस्टेन कर सकते हो। अगर देश की 60% आबादी, युवाओं की आबादी चाहेगी कि वो IAS बनेंगे, तो इसका मतलब है कि 5 years 10 years डाउन द लाइन हमारे पास ऐसा यूथ होगा जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, which is not good for society, which is not good for the peace of the society. सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे कंप्लीट शूट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा ना तो सर मैं आपसे ये स्पेसिफिकली शूट करवाने वाला हूँ फॉर माय चैनल, बिकॉज ये पॉइंट ना, बिकॉज हम लोग बात करते हैं, मेरी मेन ऑडियंस रहती है बिटवीन 19 to 35,
स्पेसिफिकली जो लोग 20 से 25 वाले हैं जिनका नहीं हो पाता, वो फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, वो मूवीज में ढूंढते हैं कि मूवीज में मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जब वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम वाला वीडियो देखते हैं तो लगता है यार इसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके चक्कर में कई साल खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद शायद बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो, हाँ जी। Exactly, this is what the point is. कि आप जब एक ऐसा सपना दे रहे हैं जिसका गणित बताता है कि वो सफल नहीं हो सकते, गणित बताता है कि वही 700-800 लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों को निराशा मिलने वाली है, और उस निराशा को हैंडल करने का आप कोई और तरीका दे रहे हैं, which is I believe is very very important. इम्पॉर्टेंट सर, आपसे एक टुवर्ड्स द एंड कुछ एक फाइनल क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना SME IPO ला सकते हैं क्या, और ला सकते हैं तो क्या फ्यूचर है क्या इंडिया में इसका? देखिए, मेरे ख्याल से हर चीज़ का फ्यूचर है। आप लाइफ को पॉजिटिवली देखें, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, खाली IAS IPS अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इंटरप्रेन्योरशिप देखिए, आप बिजनेस देखिए, आप अपना मुकाम खोजिए, और एज ए सोसाइटी मेरे ख्याल से और एज ए गार्डियन वी शुड नॉट प्रेशराइज आवर किड्स टू डू समथिंग विच वी वांट। अगर इन चीज़ों से हट करके हम एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे तो मेरे ख्याल से इंडिया विल बी ए डिफरेंट कंट्री। जहाँ तक IPO लाने की बात है तो मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, यहाँ पे देख करके मैं ये नहीं जानता हूँ कितने इंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन अगर अच्छे इंटरप्रेन्योर्स हैं, 20-25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें ज़रूर लिस्ट होना चाहिए। और लिस्टिंग करने से जो सबसे बड़ी, और आपने बार बार एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक इंटरप्रेन्योर जो है उसको मैं भगवान समझता हूँ, उसके फैक्ट्री को मैं मंदिर समझता हूँ। तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए कि वो इंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाए, जो हम करते आए हैं आज तक, और इस देश में हम का इक्विटेबल ग्रोथ कर सके। इस देश में अच्छे हर कोने में हर वर्ग के लोग जो हैं अगर तरक्की करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि और कुछ यहाँ पे परेशानी का कोई कारण बनता है। मैम, आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी एडवाइस जो इनकी लाइफ आने वाला फ्यूचर बदल सकती है? कुछ लर्निंग्स, 1, 2, 3 लर्निंग्स। Before I come to the learning, I would actually like to highlight what Virendra ji said. I just came back from the World Economic Forum at Davos, and I was a part of the open forum where there was a 12-point agenda discussed, and one key factor was education and impact. And under that, we were talking about inclusion. What are we doing about being a more inclusive country in terms of expanding the education sector, not only to the rural sector, but even to the specially abled? You know, specially abled sector is not something which you could just blindly ignore. We need to be focusing on especially the visually impaired, because you're talking about AI and you're talking about VR. How are we as a country and how are we as technologists being more inclusive in expanding that arena to the visually impaired? And I think on that front, I would also like to bring to a point that with the support of Government of Telangana, with our Honorable IT Advisor, Shri Sai Krishna Sir, and Honorable IT Minister, Dr. Sridhar Babu, I've had the support to very soon be exploring the avenues of how are we going to use VR and open the avenue of learning and experiencing art culture for people who are visually impaired, so they can touch and explore that. That is one area. And coming to your question, one learning, what I would say is, we talk about successful leaders, right? I think success and sustainability, I want to touch upon 2 points. First thing is, I believe that a successful leader does not envision becoming a star, but in building a constellation, and a constellation of stars. Secondly, when one of the core things that we were supposed to be discussing today was sustainability in education. I think the way we can be sustainable is, without stealing from the future. And the future is Bhavishya. There's nothing but our children, right? I think that is where we need to be focusing on, especially in the education impact. Interesting. Sagar sir, before moving forward, I would love to call Sagar sir on the stage for a click और एक फोटो लेते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन हम लोग सबसे ऑडियंस से लेने वाले हैं। सागर सर प्लीज आइए ना, आज सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ। गाइज एक बार सागर सर के लिए जोरदार तालियां। सुबह से मैं इनको देख रहा हूँ, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। अजय सर प्लीज यू ऑल्सो ज्वाइन। सुबह से सर भाग रहे, सो आई थॉट एक बार इनको भी स्टेज पे बुला के फोटो लेना तो बनता है सर। भाई एक फोटो प्लीज, एक ग्रुप फोटो हो जाए।